नमस्कार। आज के कार्यक्रम में सभी दर्शकों का स्वागत है। पिछले कार्यक्रम में हमने जाना था कि रेडियो एक्टिवता क्या है तथा रेडियो एक्टिव क्षय का नियम क्या है। हमने रेडियो एक्टिवता से संबंधित प्रकरणों जैसे सक्रियता, अर्ध आयु, औसत आयु तथा इनके आपस के संबंध के बारे में जाना था। कार्यक्रम के अंत में हमने अल्फा, बीटा तथा गामा क्षय के बारे में समझा था। एक प्रश्न उत्पन्न हुआ था कि क्या हम कृत्रिम रूप से रेडियो एक्टिवता प्राप्त कर सकते हैं? क्या परमाणु नाभिकों से ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर के साथ आज हम फिर उपस्थित हुए हैं। आज हम नाभिकीय ऊर्जा के बारे में विस्तार से जानेंगे। तारों में ऊर्जा का स्रोत क्या है, ये भी समझेंगे। अंत में हम नियंत्रित ताप नाभिकीय संलयन की कल्पना भी करेंगे। नाभिकीय ऊर्जा हम पहले ही जान चुके हैं कि प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा EBN वक्र में द्रव्यमान संख्या 30 एवं द्रव्यमान संख्या 170 के बीच एक लंबा सपाट भाग है। इस भाग में प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा लगभग अचर है तथा इसका मान लगभग 8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। हल्के नाभिकों जिनका परमाणु द्रव्यमान 30 से छोटा है वाले भाग एवं भारी नाभिकों जिनका परमाणु द्रव्यमान 170 से बड़ा है वाले भाग में प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा 8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है। यदि बंधन ऊर्जा अधिक हो तो उस नाभिक का कुल द्रव्यमान कम होगा। परिणाम स्वरूप यदि कोई कम कुल बंधन वाला नाभिक किसी अधिक बंधन ऊर्जा वाले नाभिक में रूपांतरित हो तो कुछ ऊर्जा मुक्त होती है। किसी भारी नाभिक के दो या दो से अधिक माध्यमिक द्रव्यमान खंडों में विभाजित होने या हल्के नाभिकों का किसी भारी नाभिक में संयोजन की प्रक्रिया में ऐसा ही होता है। कोयले एवं पेट्रोलियम जैसे पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों में ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। यहाँ विमुक्त होने वाली ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के कोटि की होती है, जबकि किसी नाभिकीय प्रक्रिया में मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के कोटि की ऊर्जा विमुक्त होती है। अतः द्रव्य की समान मात्रा के लिए रासायनिक स्रोतों की अपेक्षा नाभिकीय स्रोत लाखों गुना ऊर्जा विमुक्त करते हैं। उदाहरण के लिए 1 किलोग्राम यूरेनियम से लगभग 10 की घात 14 जूल ऊर्जा प्राप्त होती है, जबकि 1 किलोग्राम कोयले के दहन से केवल 10 की घात 7 जूल ऊर्जा ही प्राप्त होती है। नाभिकीय विखंडन विखंडन एक महत्वपूर्ण न्यूट्रॉन प्रेरक नाभिकीय प्रक्रिया है। विखंडित उत्पाद रेडियो एक्टिव नाभिक होते हैं और इनमें तब तक बीटा क्षय होता रहता है जब तक कि अंत में स्थायी खंड प्राप्त ना हो जाएं। यूरेनियम जैसे नाभिक की विखंडन अभिक्रिया में निर्मुक्त ऊर्जा, जिसे Q मान कहते हैं, प्रति विखंडित नाभिक 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कोटि की होती है। जब यूरेनियम समस्थानिक 92U-235 पर न्यूट्रॉन से प्रहार कराते हैं तो यह बेरियम Ba तथा क्रिप्टॉन Kr नाभिकों में टूट जाता है। इस नाभिकीय अभिक्रिया को हम इस प्रकार लिख सकते हैं: 0 N1 प्लस 92U-235 से प्राप्त होता है 92U-236। इससे पुनः प्राप्त होता है 51 Sb133 प्लस 41 Nb99 प्लस 4 न्यूट्रॉन 0 N1 तथा 0 N1 प्लस 92U-235 से प्राप्त होता है 54
Xe140 प्लस 38 Sr94 प्लस 2 न्यूट्रॉन 0 N1। विघटन की घटनाओं की विघटन ऊर्जा पहले क्षय उत्पादों तथा न्यूट्रॉनों की गतिज ऊर्जा के रूप में रहती है। अंत में यह आसपास के द्रव्य को हस्तांतरित होकर ऊष्मा के रूप में बदल जाती है। नाभिकीय रिएक्टरों में नाभिकीय विखंडन ऊर्जा से विद्युत उत्पादन होता है। परमाणु बम में निकलने वाली अत्यधिक ऊर्जा अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन से ही उत्पन्न होती है। नाभिकीय रिएक्टर। यूरेनियम के विखंडन में हमने देखा था कि विखंडन क्रिया में कुछ अतिरिक्त न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं। प्रति यूरेनियम विखंडन में औसतन 2.5 न्यूट्रॉनों की उत्पत्ति होती है। यह एक अनुपात है क्योंकि कुछ विखंडन घटनाओं में 2 न्यूट्रॉनों तथा कुछ में 3 न्यूट्रॉनों की उत्पत्ति होती है। ये अतिरिक्त न्यूट्रॉन अन्य विखंडन क्रियाओं की शुरुआत कर सकते हैं और भी अधिक न्यूट्रॉनों की उत्पत्ति हो सकती है। इससे एक श्रृंखला अभिक्रिया की संभावना बनती है। यह विचार सर्वप्रथम एनरिको फर्मी ने रखा था। यदि इस श्रृंखला अभिक्रिया को ठीक से नियंत्रित किया जाए तो हमें एक स्थायी ऊर्जा मिल सकती है। नाभिकीय रिएक्टर में यही होता है। यदि श्रृंखला अभिक्रिया अनियंत्रित हो जाए तो इससे विखंडनकारी एवं विनाशकारी ऊर्जा मुक्त हो सकती है, जैसा कि किसी नाभिकीय बम में होता है। हालांकि किसी श्रृंखला अभिक्रिया को पोषित करने में एक और समस्या है। प्रयोगों से हमें ज्ञात हुआ है कि मंद न्यूट्रॉनों अर्थात तापीय न्यूट्रॉनों द्वारा तीव्र न्यूट्रॉनों की अपेक्षा विखंडन की प्रायिकता ज़्यादा होती है। विखंडन में निकले तीव्र न्यूट्रॉन अन्य विखंडन प्रक्रिया करने की अपेक्षा बाहर भी निकल सकते हैं। 92 यूरेनियम 235 के विखंडन में उत्पादित न्यूट्रॉन की औसत ऊर्जा 2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ये न्यूट्रॉन जब तक कि मंदित न किए जाएं, यूरेनियम नाभिकों से क्रिया किए बिना ही रिएक्टर से बाहर निकल जाते हैं। यूरेनियम नाभिकों से इन तीव्र न्यूट्रॉनों के लिए श्रृंखला क्रिया को बनाए रखने में प्रयुक्त विखंडनीय पदार्थ की बहुत अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। अवमंदक। तीव्र न्यूट्रॉनों को हल्के न्यूट्रॉनों के साथ प्रत्यास्थ संघट्ट द्वारा मंदित किया जाता है। अतः रिएक्टरों में तीव्र न्यूट्रॉनों को मंदित करने के लिए विखंडनीय नाभिकों के साथ हल्के नाभिकों का प्रयोग किया जाता है। इन्हें अवमंदक कहते हैं। अधिकतर प्रयोग होने वाले अवमंदक जल, भारी जल D2O तथा ग्रेफाइट हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC मुंबई के अप्सरा रिएक्टर में अवमंदक के रूप में जल का ही प्रयोग होता है, जबकि शक्ति उत्पादन के लिए प्रयुक्त भारत के अन्य रिएक्टरों में अवमंदक के रूप में भारी जल का उपयोग होता है। नियंत्रक क्षणें। अवमंदक के कारण किसी स्तर पर निकले न्यूट्रॉनों के द्वारा विखंडनों की संख्या का उसके पिछले स्तर पर निकले न्यूट्रॉनों के द्वारा विखंडनों की संख्या के साथ अनुपात K का मान 1 से अधिक हो सकता है। इस अनुपात को गुणन कारक कहते हैं। यह रिएक्टर में न्यूट्रॉनों की वृद्धि दर को मापता है। K बराबर 1 पर रिएक्टर की प्रवृत्ति क्रांतिक कहलाती है, जो स्थिर शक्ति उत्पादन के लिए ऐच्छिक है। K का मान 1 से अधिक होने पर क्रिया दर तथा रिएक्टर की शक्ति में चरघातांकी क्रम में वृद्धि होती है। K का मान 1 के आसपास न होने पर रिएक्टर अतिक्रांतिक हो जाएगा तथा रिएक्टर में विस्फोट भी हो सकता है। क्रिया दर पर नियंत्रण
कैडमियम जैसे न्यूट्रॉन अवशोषक पदार्थ से बनी नियंत्रक छड़ों द्वारा किया जाता है। नियंत्रक छड़ों के अतिरिक्त रिएक्टरों में रक्षक छड़ों को भी प्रयुक्त किया जाता है। इन रक्षक छड़ों को आवश्यकता पड़ने पर रिएक्टर में प्रवेश कराकर K का मान शीघ्रता से 1 से कम किया जा सकता है। नाभिकीय रिएक्टर की संरचना। इस चित्र में तापीय न्यूट्रॉन विखंडन पर आधारित किसी नाभिकीय रिएक्टर का सरल रूप दर्शाया गया है। रिएक्टर की क्रोड नाभिकीय विखंडन का क्षेत्र है। इसमें उपयुक्त सांचे के रूप में ईंधन तत्व रहते हैं। यह ईंधन प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले यूरेनियम की अपेक्षा U-92-235 में प्रचुर यूरेनियम भी हो सकता है। क्रोड में न्यूट्रॉनों को मंद करने के लिए मंदक लगे होते हैं। दरार में से छूटने को रोकने के लिए क्रोड एक परावर्तक से घिरी होती है। एक समुचित शीतलक द्वारा विखंडन में निकली ऊष्मा को निरंतर हटाया जाता है। विखंडित रेडियोएक्टिव उत्पादों के पलायन को रोकने के लिए पात्र लगे होते हैं। इस सारी व्यवस्था में हानिकारक विकिरणों को बाहर न आने देने के लिए एक कवच का उपयोग किया जाता है। न्यूट्रॉनों के अवशोषण की उच्च क्षमता वाली छड़ों जैसे कि कैडमियम की छड़ों के उपयोग से रिएक्टर को बंद किया जा सकता है। शीतलक से ऊष्मा एक कार्यकारी द्रव को स्थानांतरित की जाती है, जिससे कि भाप का उत्पादन होता है। इस भाप से टरबाइन को घुमाकर विद्युत उत्पादन किया जाता है। नाभिकीय संलयन। हम पहले से ही जानते हैं कि बंधन ऊर्जा वक्र दर्शाता है कि यदि दो हल्के नाभिक मिलकर एक अपेक्षाकृत बड़ा नाभिक बनाएं तो ऊर्जा निर्मुक्त होती है। इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। उदाहरण के लिए ये 3 अभिक्रियाएं आप देख सकते हैं। एक H1 प्लस एक H1 से प्राप्त होता है एक H2 प्लस E प्लस न्यू प्लस 0.42 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरी अभिक्रिया एक H2 प्लस एक H2 से प्राप्त होता है 2 H3 प्लस न्यूट्रॉन N प्लस 3.27 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक H2 प्लस एक H2 से प्राप्त होता है एक H3 प्लस एक H1 प्लस 4.03 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा। अभिक्रिया 1 में 2 प्रोटॉन मिलकर एक ड्यूट्रॉन एवं एक पॉजिट्रॉन बनाते हैं और इस प्रक्रिया में 0.42 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा निकलती है। अभिक्रिया 2 में 2 ड्यूट्रॉन मिलकर हीलियम का हल्का समस्थानिक बनाते हैं और 3.27 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा निकलती है। अभिक्रिया 3 में 2 ड्यूट्रॉन मिलकर एक ट्राइटियम एवं एक प्रोटॉन बनाते हैं और 4.03 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा निकलती है। संलयन के लिए 2 नाभिकों का इतने अधिक पास आना आवश्यक है जिससे कि उनके बीच लघु परासीय नाभिकीय आकर्षण बल कार्य कर सके। हालांकि दोनों नाभिक धनात्मक आवेशित हैं, अतः उनके बीच कूलाम प्रतिकर्षण होगा। इनमें कूलाम अवरोध पार करने के लिए समुचित ऊर्जा होनी आवश्यक है। इस कूलाम अवरोध की ऊंचाई आवेशों एवं नाभिकों की त्रिज्याओं पर निर्भर करती है। अधिक आवेशधारी नाभिकों के लिए अवरोध और भी अधिक होगा। किसी प्रोटॉन गैस में प्रोटॉनों द्वारा कूलाम अवरोध को पार करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा 3 × 10⁹
केल्विन ताप पर प्राप्त हो सकती है। ताप नाभिकीय संलयन। ऊर्जा की उपयोगी मात्रा उत्पन्न करने के लिए नाभिकीय संलयन स्थूल द्रव्य में होना चाहिए। द्रव्य का ताप तब तक बढ़ाया जाए जब तक इसके कण मात्र अपनी तापीय गति के कारण कूलाम अवरोध को पार न कर जाएं। इस प्रक्रिया को ताप नाभिकीय संलयन कहते हैं। तारों में ऊर्जा जनन। ताप नाभिकीय संलयन बहुत उच्च ताप पर एवं अधिक दाब पर ही हो सकता है और ताप एवं दाब की ऐसी स्थितियां केवल तारों के अंदर ही उपलब्ध हैं। तारों में ऊर्जा जनन ताप नाभिकीय संलयन के माध्यम से ही होता है। सूर्य में होने वाली संलयन अभिक्रिया। सूर्य में होने वाली संलयन अभिक्रिया एक बहुचरण प्रक्रिया है जिसमें हाइड्रोजन हीलियम में बदलती है। अतः सूर्य के क्रोड में हाइड्रोजन ईंधन है। जिस प्रक्रिया से सूर्य में ताप नाभिकीय संलयन होता है उसे प्रोटॉन प्रोटॉन पीपी चक्र कहते हैं। प्रोटॉन प्रोटॉन पीपी चक्र। प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र 4 अभिक्रियाओं के समुच्चय द्वारा व्यक्त किया जाता है। ये अभिक्रियाएं हैं 1H1 प्लस 1H1 से प्राप्त होगा 1H2 प्लस E प्लस प्लस न्यू प्लस 0.42 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा। दूसरा E प्लस प्लस E माइनस से प्राप्त होता है गामा प्लस 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा। तीसरा समीकरण है 1H2 प्लस 1H1 से प्राप्त होता है 2He3 प्लस गामा प्लस 5.49 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा। चौथी अभिक्रिया है 2H3 प्लस 2H3 से प्राप्त होता है 2He4 प्लस 1H1 प्लस 1H1 प्लस 12.86 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा। चौथी अभिक्रिया होने के लिए यह आवश्यक है कि पहली 3 अभिक्रियाएं 2-2 बार हों और 2 हल्के हीलियम नाभिक मिलकर सामान्य हीलियम का एक नाभिक बनाएं। अतः 4 1H1 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन से प्राप्त होगा 2He4 प्लस 2 न्यू प्लस 6 गामा प्लस 26.7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 4 1H1 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन से प्राप्त होगा 2He4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 न्यूट्रिनो प्लस 6 गामा प्लस 26.7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट अर्थात 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक बनाते हैं और इस प्रक्रिया में 26.7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा निर्मुक्त होती है। सूर्य के लाल दानव बनने की प्रक्रिया। अनुमान है कि सूर्य को 5 अरब वर्षों तक बनाए रखने के लिए आवश्यक हाइड्रोजन उपलब्ध है। इसके बाद हाइड्रोजन का जलना बंद होने पर सूर्य ठंडा होने लगेगा। इससे सूर्य अपने गुरुत्व के कारण सिकुड़ने लगेगा जिससे सूर्य की क्रोड का ताप बढ़ेगा। इससे सूर्य का बाहरी आवरण फैलने लगेगा और सूर्य एक लाल दानव रेड जाइंट में परिवर्तित हो जाएगा। नियंत्रित ताप नाभिकीय संलयन। किसी तारे में होने वाली ताप नाभिकीय प्रक्रिया का रूपांतरण एक ताप नाभिकीय युक्त से किया जाता है। किसी नियंत्रित संलयन रिएक्टर का उद्देश्य नाभिकीय ईंधन को 10⁸ केल्विन ताप के परास में गर्म कर स्थायी शक्ति
जनन करना होता है। इस ताप पर ईंधन धनात्मक आयनों तथा इलेक्ट्रॉनों प्लाज्मा का मिश्रण होता है। चूंकि इस ताप को बनाए रखने के लिए कोई वस्तु उपलब्ध नहीं है, अतः इस ताप को बनाए रखना एक चुनौती है। भारत सहित विश्व के कई देश इस संबंध में युक्तियों के विकास में प्रयासरत हैं। इन प्रयासों के सफल होने पर संभावना है कि संलयन रिएक्टर समाज को लगभग अनियमित शक्ति प्रदान कर सकेंगे। अब हम विखंडन पर आधारित एक प्रश्न हल करेंगे। प्रश्न है कि 94 Pu235 के विखंडन गुण बहुत कुछ 92 U235 से मिलते जुलते हैं। प्रति विखंडन विमुक्त औसत ऊर्जा 180 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। यदि 1 किलोग्राम शुद्ध 94 Pu235 के सभी परमाणु विखंडित हों तो कितने मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा विमुक्त होगी? इस प्रश्न को हम हल करेंगे। 94 Pu235 के 1 किलोग्राम द्रव्यमान में परमाणुओं की संख्या बराबर 6.023 गुणा 10⁻23 अर्थात आवोगाद्रो संख्या बटे 239 गुणा 1000। क्योंकि हमारे पास जो द्रव्यमान है वो 1 किलोग्राम है, इसलिए यहाँ पर हमने 1000 लिखा है, बराबर 2.52 गुणा 10⁻24। सभी परमाणु विखंडित होने पर जो ऊर्जा हमको प्राप्त होगी वो 180 गुणा 2.52 गुणा 10⁻24 अर्थात 4.536 गुणा 10⁻26 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आज हमने नाभिकीय ऊर्जा के बारे में विस्तार से जाना। हमने नाभिकीय विखंडन तथा नाभिकीय संलयन प्रक्रमों के बारे में भी जाना। आज हमने नाभिकीय रिएक्टर की संरचना और उसके विभिन्न अवयवों को समझा तथा तारों में ऊर्जा का स्रोत क्या है ये भी जाना। अंत में हमने नियंत्रित ताप नाभिकीय संलयन की कल्पना की और विखंडन पर आधारित एक प्रश्न भी हल किया। इसी के साथ आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।